Good morning, everyone, and I'm back with another session of soft skills. Now, today also we are going to discuss another skill which is very, very important in our life. ये एक ऐसा स्किल है जो हम every day we encounter this particular skill, and most of us don't have the proper skill. हम में से बहुतों के पास ये स्किल नहीं होता, या मानिए तो हम इस स्किल का सही उपयोग नहीं कर पाते। तो आज हम इसी स्किल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड that how important the skill is. Now, till now, what we have done the interview skills, we have done the resume skills, we have done the teamwork, we have done the other skills. Okay, time management, which is very, very important, goal setting and all those stuff. इस स्किल में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, गोल सेटिंग इसमें भी आपके काम आएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था टीम वर्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी जगह काम के लिए जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, अपने घर में भी टीम वर्क is very important. Okay, and we have understood कि टीम में काम करने के लिए क्या क्या चीजें हम में होनी चाहिए। So before we start today's session, yes, it's a story time. Okay, so आज की story again is an inspiring story. Definitely हमको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। So the story goes like this. एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रही थी। तो वो जो ट्रेन थी वो एक स्टेशन पे रुकी थी। तो उन्होंने देखा कि वो जहाँ पे बैठे थे, जिस कंपार्टमेंट में वो लोग थे, वहीं पर एक फादर along with his son, they came, और वो वहां पे उनके सामने बैठ गए। तो उनको लगा कि एक 20-22 साल का एक बहुत ही हैंडसम लड़का था और उसके साथ उसके फादर थे। तो जैसे ही ट्रेन चलने लगी, ये जो 20-22 साल का जो लड़का था, ये एकदम खुशी से ना एकदम पागल हो गया। उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसने बोला कि पापा पापा देखो, हमारे साथ तो ये पेड़ भी चल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला कि पापा देखो, हमारे साथ ये बादल चल रहे हैं। तो ये जो कपल थी ना, ये थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुई। ये 20-22 साल का लड़का जो है, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। मतलब एकदम बच्चों की तरह ये बिहेव कर रहा है। ऐसे तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि देखो हमारे साथ पेड़ भी चल रही है, ट्रेन के साथ बादल भी चल रहे हैं। लेकिन ये 20-22 साल का लड़का, ये तो कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा है। तो बहुत देर सोच विचार के बाद उस कपल ने सोचा कि वो उस लड़के के फादर से बात करें। तो उन्होंने उस लड़के के फादर को बोला कि आप अपने बच्चे को कोई डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते। तो उस लड़के के फादर ने बोला कि मैं उसको डॉक्टर दिखाकर ही लौट रहा हूं। एक्चुअली वो हॉस्पिटल में ही था, उसकी बचपन से आंखें नहीं थी। टुडे इज द फर्स्ट डे कि वो अपनी आंखों से देख पा रहा है, और ये जो सारी चीजें हैं वो पहली बार देख रहा है, और इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। So girls, that boy was actually blind before, and that day, वो जो सारी चीजें हैं कि जब ट्रेन चलती है तो उसके साथ पेड़ पौधे बादल सब ऐसा लगता है कि सब चल रहे हैं, वो उसका पहला एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा था। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी बिना पूरी बात जाने हमें कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहिए।
ये जो कपल थी, उन्होंने सोच लिया था कि चूंकि ये 20-22 साल का लड़का जो है वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली डिसबैलेंस्ड है, उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। लेकिन बात कुछ और ही थी। He was mentally okay. However, he got his eyes and he was looking at the nature. He was looking everything. He was experiencing that for the first time. From today onwards, before you react, think twice. Before you say something, you have to think. You have to understand the entire scenario. पूरी बात को पहले समझिए और उसके बाद ही आप रिएक्ट कीजिए. Without knowing, do not react or do not say anything. Okay. So today's topic. Yes. If I ask you to think of a number, एक कोई नंबर आप सोचिए, तो आप क्या सोचेंगे? हो सकता है कि आप सोचेंगे रोल नंबर. जी हाँ, रोल नंबर में भी नंबर है. गाड़ी का नंबर, स्कूटर का नंबर, और किन चीजों में नंबर है? बोलिए. ओके, फाइन. नंबर जैसे ही हमको दिखता है, वो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं. सब्जेक्ट का मार्क्स, ओके, वो भी एक नंबर है. एड्रेस, एड्रेस में भी नंबर रहता है. फिगर्स, नंबर्स, इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है जो हमारे लाइफ के साथ एकदम बंधा हुआ है, और वो है मनी, पैसा, रुपया. ओके, तो आज का जो टॉपिक है, दैट इज योर फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमको सिखाती है कि हमें अपने पैसे को कैसे खर्चा करना है, कैसे उसको जमाना है, किस तरह से हम फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, इसके फायदे क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी के फायदे क्या है. अभी जो है हमारा ये जो कोविड का सिनेरियो चल रहा है, इसमें डेफिनेटली बहुत सारे फैमिलीज को फेस करना पड़ रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस. तो क्या हम थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर चलें, तो आने वाले समय में इस तरह के सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं? Today, we will try to find the answers in this particular module, which is financial literacy. कि किस तरह से हम पैसे को मैनेज करें. फाइनेंशियल लिटरेसी का दूसरा नाम है मनी मैनेजमेंट. ओके, and since you girls are very young, so it is important to understand the importance of financial literacy in our lives. Okay. So basically there are different components of this financial literacy. एक तो जब तक आप खुद से अपने finances को manage नहीं करेंगे, आपको सिखा के कोई फायदा नहीं. यानी मुझे किसी ने सिखा दिया लेकिन मैंने उसको अप्लाई नहीं किया, so it's of no use. So first you have to be financially literate, financially self motivated. Okay. Second is a bit of planning. जिस तरह से हमने टाइम मैनेजमेंट में प्लानिंग किया था, उसी तरह से हमको अपने पैसे को भी प्लान्ड वे में कमाना है, प्लान्ड वे में उसको खर्चा करना है. ओके, उसका ठीक से हमको बजट बनाना है. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन हैबिट्स, कि हम किस तरह से उसको खर्चा कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हम खरीद रहे हैं. ओके, ये सब कुछ हम आज कवर करने वाले हैं. And trust me, after this particular session, I believe that we all will be benefited.
Okay. The next is your debt administration, कर्जा। हम जब कोई चीज खरीदते हैं कुछ लोन लेकर, तो वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, उसको हमें चुकाना पड़ता है। ओके, तो हम कितना लायबिलिटी ले सकते हैं, लायबिलिटी लेना क्या जरूरी है, या हम क्यों ले लायबिलिटी। ओके, सो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। देन सेविंग्स, सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितना कमा रहे हैं हम पूरा खर्चा क्यों करें, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा अकल लगाकर अगर हम उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ सेव कर पाएंगे, कुछ ना कुछ बचा पाएंगे। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। यू नो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व रहता है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में इवन आपका पैसा चोरी ना हो जाए, ओके, वो सब भी आ जाता है। तो बेसिकली हमारे लाइफ में क्या क्या रिस्क हैं जहां पे हमारा पैसा खर्चा होता है, उसके साथ ही साथ चोरी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आजकल ऑनलाइन थेफ्ट होते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू कोई और जो है हमारे अकाउंट से पैसा यूटिलाइज कर लेता है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ बचा कर रखेंगे तो पैसा अपने आप नहीं बढ़ेगा, हमको उसे इन्वेस्ट करना है। अब कैसे हम इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। Again, I'm saying you girls are young, so make it a habit to save something and to invest from your early age. जैसे ही आप किसी जॉब में जाएंगे, आप खुद अपने फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो थोड़ा 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 करके आप जमाना शुरू कीजिए और उसको इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। क्यों? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजन, ओके, इन आवर कमिंग सेशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट प्लान्स एंड इंश्योरेंसेस। देखिए, बहुत सारे इंश्योरेंसेस हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आ जाता है, देन आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस है। तो हर इंश्योरेंस का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ओके, तो किस किस तरह के इंश्योरेंसेस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम जब रिटायर हो जाएंगे तो भी तो हमारे पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, सो दैट आई कैन लिव माई लाइफ कंफर्टेबली। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं, टुडे we are going to cover all the aspects of financial literacy. Okay, so now it's just an overview कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो financial literacy है क्या, उसका क्या डेफिनेशन है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी का, व्हाई वी शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, हमको ये नॉलेज क्यों होना चाहिए फिनेंसेस के बारे में। उसके बाद द डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के, वो क्या है। अभी सिर्फ एलिमेंट्स को हमने जान लिया, दैट विल नॉट सफाइस, वो काफी नहीं है हमारे लिए। वी नीड टू टेक द स्टेप्स that how to incorporate those components, how to understand those components. So what are the steps that we should follow so that we can be financially literate? Last but not the least, needs and wants. अब ये needs क्या है, wants क्या है, ये भी हम जानेंगे। And trust me, after knowing all this stuff, definitely from tomorrow itself you will start planning your finances. Even if that is your pocket money, you will start planning that. Okay, so basically financial literacy होता क्या है, okay, हम इसको किस तरह से समझते हैं। So financial literacy is the education and understanding of knowing how money is made, spent and saved, as well as the skills and ability to use financial resources to make decisions.
So these decisions include how to generate, invest, spend and save money. So फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? ये एक तरह का एजुकेशन है जो हमें समझाती है कि किस तरह से हम पैसा बनाएंगे, यानी कमाएंगे कैसे। ओके, उसको हम किस तरह से खर्चा करेंगे और किस तरह से हम उसको बचाएंगे। और ये खर्चा करने के लिए या पैसा को बनाने के लिए, कमाने के लिए या उसको सेव करने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है, हमें किस दिशा में सोचना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, in order to incorporate these particular points so that we can be financially literate, so that we can make a good decision when it comes to our finances. जब हमारे पैसे की बात आती है तो हम एक बेहतर डिसीजन ले सकें। और वो डिसीजन हम कब ले सकेंगे? जब ये पर्टिकुलर स्किल हम में होगी। और ये स्किल हम में कैसे होगी? जब हम ये सेशन पूरी तरह से करेंगे और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, now let's get into the definition of your financial literacy. So girls, financial literacy means you know where your money is come from. पैसा कहां से आ रहा है, where it's going, ये कहां पे जा रहा है, and why it's going there. सिर्फ खर्चा कर रहे हैं ये जानना काफी नहीं है। खर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है खर्चा करना, ये सारे सवाल हमको खुद से पूछने हैं। और उसके बाद अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो दैट इज जस्टिफाइड। और इन सारे सवालों में से एक में भी अगर डाउट है तो हम खर्चा नहीं करेंगे। तो जब हम उस पैसे को खर्चा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। डेफिनेटली गर्ल्स, हम उसको फिर सेव करेंगे। ओके, या किसी ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में खर्चा करेंगे या कुछ ऐसी चीजों को खरीदने में खर्चा करेंगे जो वाकई में जरूरी है। ओके, so to be financially literate means you control the money. The money should not control you. आप पैसे को कंट्रोल करेंगे, पैसा आपको कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये हो जाता है एकदम ऑपोजिट। पैसा हमको कंट्रोल करने लग जाता है। और जिस दिन पैसा हमको कंट्रोल करने लग जाता है उस दिन हम बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं, हम पैसे को बचा नहीं पाते हैं। So from the early stage, we need to understand the importance of money, क्योंकि खर्चा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम सबको। तो हम अपनी मेहनत को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, दैट इज व्हाट वी मीन बाय फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी ये कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअल्स पर भी लागू होती है और ऑर्गेनाइजेशंस में भी। पूरे देश का भी एक बजट बनता है कि नहीं? एवरी ईयर द गवर्नमेंट वो एक बजट बनाती है, फाइन। और हम एकदम टीवी के सामने बैठे रहते हैं कि बजट में किन किन चीजों का दाम जो है बढ़ा रही है, किन चीजों में का दाम कम कर रही है, और टैक्स में क्या क्या हमको सुविधाएं दी जाएंगी, राइट। तो पूरे देश का भी एक बजट बनता है, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक बजट बनता है, हर एक कंपनी का अपना एक बजट बनता है। ओके, सो बजटिंग इज एवरीवेयर, हर जगह है ये जो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एंड वी आर स्मॉल यूनिट्स, हम एक छोटे से यूनिट हैं, ओके, उस कंपनी के, उस देश के, उस समाज के। तो हम अगर खुद ना सीखें कि हमें किस तरह से फाइनेंशियली लिटरेट होना है, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि देश क्या बोल रहा है या कंपनी क्या बोल रही है। तो सबसे पहले वी हैव टू टेक द स्टेप फॉर आवरसेल्फ। हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट हमको
अपने लाइफ में अप्लाई करना है, सो दैट हम इसको समझ सकें और इसके इम्पोर्टेंस को हम जान सकें। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड बी एबल टू बैलेंस। ये हमारे चेकबुक हैं, इनकम टैक्सेस हैं, एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि ये बजटिंग होता क्या है। ओके, अगर हम ये समझेंगे तो डेफिनेटली पैसा को लेकर जो भी डिसीजन होगा हम उसको ठीक से ले पाएंगे। ओके, नाउ अगर हम डिसीजन ना ले पाए, अभी क्या कारण है कि हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे? वही कारण है कि हमारे पास ये स्किल ठीक से नहीं है, ये कौशल ठीक से नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा पैसा ही वेस्ट होगा, एंड वी वुड बी अनेबल टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। रोज का जो खर्चा है वही हम मीट करने में एकदम असफल हो जाएंगे। सो इफ we think wisely, if we understand this particular skill, then you will see that life will become more easier. Planning of finances will become more easier. Budgeting will become more easier. And you will be able to understand that from where the money is coming, how am I going to utilize it, and how am I going to save it. ये तीन चीजें अगर हमने समझ ली तो डेफिनेटली हम पैसे को फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। हम बहुत सारा अननेसेसरी एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं। Now let's understand the importance of financial literacy. अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे ये बजटिंग करना, ये पैसे के बारे में सोचना, ये तो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं, हम अभी से क्यों सोचें? अभी तो हमने कमाना भी शुरू नहीं किया, तो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों है? ओके, आप जब स्कूल में जाते हैं तो आप पहले लोअर केजी, फिर अपर केजी, फिर धीरे धीरे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, उसके बाद 10th का एग्जाम देते हैं। हम डायरेक्टली क्या 10th का एग्जाम देते हैं बिना लिटरेट हुए? नहीं ना, तो हम लिखना पढ़ना बचपन से धीरे 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 सीखते हैं। सिमिलरली अगर हम अर्ली स्टेज से इस फाइनेंशियल लिटरेसी को जाने समझें तो डेफिनेटली जब वो टाइम आएगा, जब हम कमाना शुरू करेंगे, हमारे पास वो नॉलेज रहेगा। मतलब बोर्ड का एग्जाम मैं देने गई और मुझे लिखना नहीं आता, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड द ABCD। सिमिलरली फाइनेंशियल लिटरेसी में भी ABCD है, तब जाके हम Z तक पहुंचेंगे। क ख ग घ हमें सीखना है। ओके, तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये सिर्फ आपका एडल्ट्स के लिए नहीं है। इट्स नॉट रिजर्व्ड फॉर एडल्ट्स कि सिर्फ मम्मी पापा सोचेंगे या हम जब बड़े हो जाएंगे, जब जॉब करेंगे, उसके बाद 5 साल बाद हम सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी से हमको इस पर्टिकुलर स्किल को फाइन ट्यून करना है, तब जाके हम जब जॉब स्टार्ट करेंगे, जब हम दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, तब हम इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। एंड दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल लिटरेसी ये सबके लिए है। यंग एडल्ट्स, ओके, जो आप लोग हैं, पीपल आर यंग बट यू आर एडल्ट, ओके, 18 साल से ज्यादा है। सो अभी से जो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है, अगर आप उसको जान लेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट और आप वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। किस तरह से पैसे को हम सेव करेंगे, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमारा नीड क्या है, हमारा वांट क्या है। ओके, नीड और वांट ये दोनों चीजें हम सबकी लाइफ में रहती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। मुझे प्यास लगी है, तो व्हाट आई नीड वाटर, पीने लायक पानी मेरी जरूरत है, तो ये हो गया मेरा नीड। लेकिन आई वांट फिल्टर्ड वाटर और फिल्टर्ड चिल्ड वाटर। मुझे बिस्लरी चाहिए और वो भी ठंडा चाहिए। देखिए, मेरा नीड था
सिंपल पीने लायक पानी, ओके, विच विल सफाइस माई थर्स्ट, जो मेरी प्यास बुझाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, मुझे ठंडा पानी चाहिए, और वो भी बिस्लरी का चाहिए, यानी एनी फिल्टर वाटर। ओके, सो यहां पर नीड एक चीज है और वांट एक चीज है। नाउ नीड में हमारा जितना खर्चा होता है, वांट के लिए हमको थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ओके, नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये वांट मेरे लिए जरूरी है, क्या ठंडा पानी मेरे लिए जरूरी है। बारिश का मौसम है, वैसे ही जो आपका एनवायरनमेंट है वो काफी ठंडा है, तो ठंडा पानी पी के क्या गला खराब करना है? अगर नहीं तो सादा पानी चलेगा। ओके, सो उस समय मैं अपने वांट को नीड तक लिमिटेड रखूंगी। लेकिन मानिए बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, ओके, बहुत गर्मी लग रही है, उस समय मुझे ठंडा पानी चाहिए। So maybe at that point of time, that chilled water or cold water is your necessity, is your need. तो उस सिचुएशन में आपका जो वांट था, जो सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी एक इच्छा है, एक वांट है, वही गर्मियों में तपतपाती धूप में वो आपका नीड बन गया। तो गर्ल्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मेरा नीड है और कौन सा मेरा वांट है। अगर उस वांट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो प्लीज उसके ऊपर हम खर्चा नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल में वी विल डिस्कस। ओके, सो राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड्स। और ये कौन सिखाता है? ये हमको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है। ओके, किस तरह से हम अपने बजट को बनाएंगे। हम सब जो है मोबाइल फोन यूज करते हैं, हमारे प्रीपेड बिल्स आते हैं या पोस्ट पेड है। प्रीपेड में तो कोई टेंशन नहीं है, पोस्ट पेड भी रहता है कभी कभी। तो वहां पर हम कैसे बिल्स को मैनेज करेंगे? अगर हमको आगे चल के एक घर खरीदना है तो हम उसके लिए अभी से कैसे सेव करेंगे? हमारे कॉलेज का फीस है, ओके, उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हमको रखना है, और अभी से बुढ़ापे का भी सोचना है, क्योंकि जितना देर आप करेंगे तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स करने में अगर देरी हो तो आप पैसा भी कम सेव कर पाएंगे। ओके, सो फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे ही आपकी जॉब लगती है, ट्राई टू सेव समथिंग फॉर योर बुढ़ापा, फॉर योर रिटायर एज। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम तो बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, बट गर्ल्स इट्स नॉट अ टेंशन। ओके, इट्स अ लेसन जो जितना जल्दी हो सके अगर आप सीखेंगे, डेफिनेटली योर लाइफ विल बिकम मोर इजी। ओके, नाउ एज आई सेड कि जिस तरह से हम धीरे धीरे एबीसीडी सीखते हैं और अपने पढ़ाई को धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं, ओके, इंफॉर्मेशन को हम लोग बिल्डअप करते हैं, ओके, सेम चीज है आपका फिनेंसेस का भी। आपको ये समझना है कि द मनी, हाउ द मनी वर्क्स बिफोर यू स्पेंड इट। खर्चा करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि ये जो पैसा मैं खर्चा कर रही हूँ, इसको कमाने में मुझे कितना एफर्ट लगा है, इवन इफ दैट इज योर पॉकेट मनी। ओके, आपके अगर फादर भी कमा रहे हैं या आपकी मदर भी अगर वर्किंग है, तो आप 2 बार सोचिए कि ये पैसा क्या मैं खर्चा करूं, क्या ये जरूरी है। सो आस्क सर्टेन क्वेश्चन। ओके, हम में से बहुत से लोग ना ये बहुत देर से रियलाइज करते हैं कि पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है हमको ये समझना है। ऐसे बहुत सारे मैंने खुद अपने आसपास एग्जाम्पल देखे हैं कि एकदम खर्चा कर देते हैं या कर्जा उठा लेते हैं, और बाद में जब कमी होती है पैसे की तब वो रियलाइज करते हैं कि नहीं ये तो जरूरी नहीं था, ये अगर हम खर्चा नहीं करते तो बेहतर होता। ओके, तो इससे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो पहले से ही हम समझ लेंगे कि हमें ये खर्चा करना है या नहीं, तो आगे चल के हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम
फेस नहीं करना है रिलेटेड टू मनी. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, सो अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं, we can make a relationship with the money. We can make a very, very healthy relationship with the money. Okay, we can learn the importance of earning, saving and managing the money. और उससे क्या होगा? Definitely हम लोग एक financially responsible adults होंगे. जब हम जॉब करना शुरू करेंगे या आगे चल के जब शादी होगी, हमारी फैमिली होगी, तो उस समय हमारे पास पूरा नॉलेज रहेगा कि हम इस पैसे को किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से मैनेज करें. सो वी नीड टू मेक अ वेरी वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद द मनी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. ये जो मैं इतना बोल रही हूँ, आप लोग इतना सुन रहे हैं, इसका फायदा कहाँ पे है? ओके, so let's understand. सबसे पहले तो है कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको प्लानिंग करने में हेल्प करती है. ओके, फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल्स, जिस तरह से हम अपने करियर का गोल बनाते हैं, हम अपने पर्सनल गोल्स बनाते हैं, तो उसी तरह से हमको अपने फाइनेंशियल गोल्स भी बनाने पड़ते हैं. अंडरस्टैंड वन थिंग, finances are involved everywhere. करियर गोल्स में देखिए आप, मैंने ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव लेवल पे. ओके, सपोज कीजिए मेरा सैलरी है 10,000. ओके, आ गई ना बात पैसे पे. ओके, नाउ आई वांट टू ग्रो इन द करियर. क्यों? ग्रोथ से हमको क्या मिलेगा? पोस्ट तो मिलेगा. ओके, एग्जीक्यूटिव के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद मे बी असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर. इस तरह से हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे. लेकिन मुझे ग्रोथ क्यों चाहिए? बिकॉज आई वॉन्ट मोर मनी, मोर पैसा. ओके, सो जब हम धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो पोस्ट के साथ साथ हमारा सैलरी भी बढ़ेगा. और सैलरी बढ़ेगा तो हमारा लाइफ और इजी होगा, क्योंकि जेब में और ज्यादा पैसा आएगा. ठीक है? ओके, अगर हम पर्सनल गोल्स की बात करें, तो मुझे एक स्कूटी खरीदना है. फाइन, मुझे एक आगे चल के जब मैं जॉब करूंगी तो मुझे एक घर खरीदना है. अभी स्कूटी खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. घर खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. या छोड़िए, आप घर छोड़िए, स्कूटी छोड़िए, मुझे एक अच्छा सा मोबाइल फोन खरीदना है. ओके, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. ओके, या अपने लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. फाइन, सो मनी इज इन्वॉल्व एवरीवेयर. मुझे जब पहला जॉब लगेगा, तो पहली सैलरी से मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगी. गिफ्ट के लिए क्या चाहिए? अगेन पैसा चाहिए. दोस्तों को मैं एक कॉफी शॉप में चाय पार्टी दूंगी, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. ओके, सॉरी, कॉफी शॉप में कॉफी पार्टी, लेकिन कॉफी शॉप में चाय भी मिलती है, तो आप चाय पार्टी भी कर सकते हैं. फाइन, तो फाइनेंसेस, पैसा, मनी, ये हर जगह इन्वॉल्व है. यू थिंक ऑफ समथिंग एंड दैट इज रिलेटेड टू मनी. ओके, now financial literacy helps you through times of financial hardship. Yes, अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो हम ये जो रिस्क मैनेजमेंट अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि मेरी लाइफ में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, या एक की लाइफ में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. अभी जैसे देखिए, ये कोविड का सिचुएशन है. ओके, सो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सैलरी को कम कर दिया है, बहुत सारा डिडक्शन हो रहा है. ओके, कहीं कहीं 30%, कहीं कहीं 10%, कहीं कहीं 20%. बहुत सी जगह जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, या जो लोग डेली वेजेस हैं, तो उनका भी जो है कमाने का जो जरिया है वो अभी थोड़ा सा स्टॉप हो गया है, पॉज हो गया है. तो अगर हम कुछ पैसा इन सब
अनसीन सिचुएशंस के लिए रखें, इन सब रिस्क के लिए रखें, तो डेफिनेटली इस तरह का सिचुएशन अगर आता है तो हम उसके साथ फाइट कर सकते हैं. Okay, so that is important. So this financial literacy teaches us that how to go through these financial hardships. Financial literacy also helps you get the most out of your income. मैं जितना भी पैसा कमा रही हूँ उसका एकदम 100% यूटिलाइजेशन हो. मेरी मैं कुछ खर्चा भी करूँ और उसमें से कुछ सेविंग्स भी करूँ. तो ये अगर हमें नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली हम अपने पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे. Financial literacy also helps you go from surviving to thriving. Definitely guys. जब एक अगर हम एक फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होंगे तो मनी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में बहुत कम आएंगे, बहुत कम ओकेशंस में हम स्ट्रगल करेंगे. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे से हम उस लाइफ को लीड कर सकें, प्लान्ड वे में हम उस लाइफ को लीड कर सकें. Financial literacy can improve many areas of life, जैसे relationships, careers, hobbies and home life. तो अगर हम financially literate होंगे तो definitely relationships हम अच्छे से संभाल पाएंगे, हम अपने करियर को अच्छे से और दूर तक लेकर जा पाएंगे, हम अपने हॉबीज को भी संभाल पाएंगे, उसको भी हम परस्यू कर पाएंगे. एंड डेफिनेटली मेरा जो घर है, मेरा जो इंडिविजुअल लाइफ है, जो होम लाइफ है, दैट ऑल्सो कैन बी हैंडल्ड इन अ बेटर वे. Now, financial literacy provides life skills for young people to use as adults. Okay, so financial literacy basically, girls, ये एक life skill है. Okay, which is again a part of your soft skill. तो अगर हम अर्ली स्टेज से फाइनेंशियल लिटरेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक एडल्ट्स. हम एक जिम्मेदार एडल्ट की तरह सोचना शुरू करेंगे, जो शुरुआत अभी से हो चुकी है. So now let's see a video. I hope the net connectivity is going fine. Yes. थोड़ा सा बफरिंग होगा and the video will start. तो गर्ल्स बहुत ध्यान से इसको देखिए. सबसे पहले है क्रिएटिंग द बजट. थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है शायद साउंड का, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इट. तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल गोल्स, कि हमें कितना सेव करना है, कितना नहीं करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. इमरजेंसी फंड, कि कभी कोई बीमार पड़ गया, या मानिए अभी जैसे अम्फान आया था तो इवन मेरे घर में भी काफी नुकसान हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा इमरजेंसी फंड हमको रखना पड़ता है. These are something which we need to plan. Monthly expenses, that is also important. और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे रिटायरमेंट वगैरह के लिए या हमें कुछ चीज खरीदनी है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके बचाना. ओके, so that is also important and is a part of your financial goal.
कर्जा हम कितना लेंगे, हमें एक घर खरीदना है, लोन लेना है, लेकिन कितना लोन लेंगे। अभी देखिए लोन देने के लिए सब एकदम रेडी रहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से हमको जो है लोन लेना है और कोशिश करनी है कि हम पहले जमाएं, पहले पैसे को इकट्ठा करें, उसके बाद कोई चीज खरीदें। और अगर हम उधार वगैरह लेते भी हैं, लोन वगैरह लेते भी हैं, तो उसको भी प्लान वे में हम करें। और अगर हम प्लानिंग से करते हैं, डेफिनेटली आवर लाइफ वुड बी डेट फ्री, कर्जा एकदम नहीं लेना पड़ेगा एंड वी विल बी फ्री ऑफ एनी टेंशन, लाइबिलिटी से एकदम फ्री हो गए, मॉनिटरी लाइबिलिटी। So budgeting, planning, setting the goals, and these are very, very important in your financial literacy. Okay, so once we have understood this, yeah, so we have seen the video and we have seen the steps, budgeting and doing the planning. फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होते हैं, उनसे लड़ने के लिए भी फिनेंसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया अचानक से, तो इन सब के लिए एक फंड रिजर्व रखना, तो ये सारी चीजें हमको करनी है। नाउ द थिंग इज, व्हाट आर द स्टेप्स इन योर मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये जो स्टेप्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो yes, so the first step is understand your current financial situation. अपने current financial situation को आप समझिए, सबसे पहले उसको जानिए। सेकेंड इज सेटिंग financial goals. अपने financial goals को सेट कीजिए। आफ्टर दैट क्रिएटिंग द बजट, एक बजट बनाइए। उसके बाद अंडरस्टैंड योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को आप जानिए समझिए। देन अंडरस्टैंड योर इनकम, अपने इनकम को आप जानिए। उसके बाद कंसोलिडेट योर डेट, अपने डेट को, मतलब जो भी आपका जो कर्जा है उसको आप try to understand, try to minimize. Slash or remove unnecessary expenses. जो भी unnecessary expenses हैं उनको आप एकदम कट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद क्या स्टेप है? क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक फंड को आप रिजर्व रखिए। देखिए, अगर हम उस फंड को रिजर्व रखते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन आया तो बहुत अच्छी बात है, हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो पैसा है। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती है तो वो पैसा हमारा सेविंग्स रहेगा, जो हम बाद में किसी और जगह यूटिलाइज कर पाएंगे। आइडेंटिफाई थेफ्ट इश्यूज एंड सेफ्टी। या सेफ्टी ऑफ योर मनी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा हम कहाँ रखें, किस तरह से रखें, ताकि वो पैसा जो है वो चोरी ना हो। और चोरी ना हो उसके लिए खुद का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वी शुड बी अवेयर कि जो अभी स्कैम्स होते हैं, मनी स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन थेफ्ट हो रहे हैं, ओके, तो वो अवेयरनेस भी बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, save 10 to 15% for your retirement. So that is also very important. Okay. Now understand your current financial situation. तो सबसे पहले जो हमारा मनी मैनेजमेंट का स्टेप है, before we start managing the money better, we need to know
that how much we have, मेरे पास कितना पैसा है. Okay, so the most basic step to understand your current financial situation is to sit down and record all your regular monthly income and expense. तो क्या होता है, कभी कभी हम एक जॉब करते हैं, उसके साथ साथ हम एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, या मानिए हम स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ साथ हम कुछ ट्यूशंस भी कर रहे हैं, तो हमारा एक पैसा आ रहा है. लाइक आई हैव स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज. ओके, जब मैं कॉलेज में थी तो तभी से मैंने ट्यूशंस वगैरह करने शुरू कर दिए थे. इवन उससे भी पहले जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, आई यूज टू टीच 7-8 के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, मुझे अच्छा लगता था. ओके, सो धीरे 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 ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो एक क्या बोलते हैं, एक गोल सेट करना अपने लिए, तो वो मैंने धीरे धीरे किया. सो आई स्टार्टेड अर्निंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज. यस, माय फर्स्ट अर्निंग आई स्टिल रिमेम्बर. जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं ट्यूशन करती थी, तो पर मंथ मुझे 800 रुपए मिलते थे. 800 rupees. So with that 800, that was my first earning. Okay. तो अभी उस 800 को मैं कैसे खर्चा करूं, कैसे नहीं करूं, उस समय उतनी अकल थी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक. और हमको किसी ने बोला भी नहीं था कि तुम इस तरह से करो, उस तरह से करो. तो कभी कभी पूरा पैसा खत्म हो जाता था, कभी कभी कुछ रह जाता था. तो मेरे फादर ने एक अकाउंट ओपन करके दिया था. जब मैं पढ़ने आई कैलकाटा, तो मेरे फादर ने एक अकाउंट ओपन करके दिया था, जॉइंट विद माय सिस्टर, मेरे सिस्टर के साथ. तो जितना भी बचता था ना, तो वो मैं अपनी सिस्टर को दे देती थी, तो वो उसी अकाउंट में जमा कर लेती. एंड ट्रस्ट मी, वो थोड़ा 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 करके जो जमा होता था, काफी सालों बाद, ओके, जब मैंने उस अकाउंट को चेक किया, तो आई वॉज लाइक वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसमें एक्यूमुलेट हो गया था. और सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि ये मेरा पैसा है, मैंने इसको जमा किया है. ओके, सो ये जो मंथली इनकम है, इसको समझना. ओके, एक जगह बैठ के कि मेरा क्या क्या इनकम हो रहा है, उसको एक साथ इकट्ठा करना, और उसके अगेंस्ट मेरा क्या एक्सपेंस हो रहा है. ओके, दैट वी नीड टू चेक. अगर हो सके तो आप जो मेजर खर्चा करते हैं, जैसे अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन है, आई डोंट थिंक पोस्टपेड कनेक्शन हम में से किसी का है, तो अगर है तो उसका बिल रखना ध्यान से, या अगर आप कोई परचेज करते हैं तो उसका बिल थोड़ा सा आप रखिए, ताकि मंथ के एंड में ना हो कि ये पैसा कहाँ गया. ओके, नाउ जब हम ये बैठते हैं ना अपना एक्सपेंसेस और अपनी इनकम का हिसाब लेकर, तब कभी कभी हमको चक्कर आ जाता है और हम रियलाइज करते हैं कि इतना ज्यादा खर्चा हम क्यों कर रहे हैं जो जिसकी जरूरत ही नहीं है. So unless and until you sit, unless and until you understand your current financial situation, you cannot make a plan. आप प्लान नहीं बना सकते. Okay. Now, setting the financial goals. So setting financial goals is hard. Definitely it is hard. Fine. हम किसी को नहीं पता हमें कि आज के बाद 5 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, या 10 साल के बाद कैसी होगी, या कल मेरी लाइफ कैसी होगी. इट इज वेरी वेरी अनसर्टन. लेकिन उस अनसर्टनिटी में ही आपको जो है अपना फाइनेंशियल गोल बनाना है. ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट वी मस्ट मेक अ होल बंच ऑफ assumptions, क्योंकि हमें अज्यूम करना है, बिकॉज वी डोंट नो. इट इज अनसर्टन कि 5 साल के बाद मैं कहाँ होंगी, इट इज अनसर्टन. लेकिन मुझे उस अनसर्टिनिटी में भी प्लानिंग करनी है. हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता. ओके, बट वी हैव टू प्लान इट. और वो प्लानिंग हम कैसे करेंगे? एज्यूम करके कि ठीक है, मैं 5 साल में मैं इतना कमाऊंगी, या 5 साल में या नेक्स्ट ईयर से मैं इतना कमाना शुरू करूंगी. तो अगर मैंने ये कमाना शुरू किया, तो किस तरह से मैं उसको खर्चा करूंगी, किस तरह से मैं वो बजटिंग करूंगी. सो यू नीड टू एज्यूम द थिंग्स. फाइन. तो अगर आप एक फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल मेक अ सेंस.
because it will make your money work for yourself. And you need to ask yourself, सिर्फ गोल बना के फायदा नहीं है. You need to monitor that particular thing कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं. मैंने सोचा कि मैं महीने में इतना पैसा खर्चा करूंगी, तो एक हफ्ते बाद जब मैं हिसाब लेकर बैठी तो मैंने देखा कि अरे यार, मेरा तो आधे से ज्यादा पैसा खर्चा हो गया जो मैंने बजटिंग किया था. तो उससे तो कुछ फायदा नहीं है ना. सो यू नीड टू मॉनिटर इट. और जहां पर आपको रोक लगाना है so that you can achieve your financial goals. Okay. Now, creating budget. Yes, creating budget is very important. Budget, as I said, कि एक country बनाती है, एक individual बनाती है, एक organization भी बनाती है. Okay. So budget बनाना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है ना हम एक ट्रैक बनाते हैं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे हमको खर्चा नहीं करना है. ओके, कितना वैल्यू ये बजट हमारे लाइफ में ऐड कर रही है. सो एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग द मंथ यू शुड हैव एन आइडिया कि हाउ मच मनी यू आर एबल टू स्पेंड और कितना मेरा एक्सपेंसेस अभी तक बाकी है. जैसे देखिए, महीने के शुरुआत में ही कुछ एक्सपेंसेस होता है, जैसे घर का ग्रोसरीज आता है, घर का सामान आता है, तो उसमें एक बल्क अमाउंट हमारा खर्चा होता है. सो वी हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो मेरा फिक्स्ड अमाउंट है. ओके. और कुछ हमको वेरिएबल अमाउंट रखना पड़ता है. वेरिएबल मतलब जो मेरा खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे हर महीने मेडिसिन के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, तो उसको आप अमाउंट हटा के रखिए. अभी अगेन कमिंग बैक टू फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे ट्यूशन फीस हमारा फिक्स एक्सपेंसेस है, कॉलेज का फीस हमारा फिक्स एक्सपेंसेस है. किताबों के ऊपर खर्चा, हर महीने हम किताबों के ऊपर खर्चा नहीं करते, लेकिन अगर खर्चा करना पड़े तो कितना हम उसके लिए रखेंगे. अगेन दिस इज अ वेरिएबल खर्चा. ओके, सो योर एक्सपेंसेस कुड बी योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस और योर वेरिएबल एक्सपेंसेस. तो अगर फिक्स एक्सपेंसेस है तो डेफिनेटली उसके लिए जो पैसा आपने रखा है वो खर्चा होगा ही होगा. लेकिन जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या वो आपका अगर नहीं हुआ तो उसको फिर आप सेविंग्स में डाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द बजट. इस तरह से हम एक बजटिंग करते हैं. यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेंसेस. छोटा छोटा खर्चा इधर उधर जो हम कर देते हैं, अगर उसको हम महीना भर करें और आफ्टर अ मंथ अगर हम बैठते हैं और उसको जोड़ते हैं, ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है. ओके, तो वो क्या करेगा, फिर हमारे बजट को, हमारा जो बजट है वो ओवर स्पेंड हो जाएगा. हमने बजटिंग में जितना पकड़ा है एक्सपेंसेस का उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा जो फाइनेंशियल गोल है वो वहीं पर फेल कर जाएगा. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये जो छोटा छोटा अननेसेसरी खर्चा है इसको हम ना करें. So we need to start tracking the expenses. Okay. Now we have to save the receipts. We need to write the purchases. We need to identify areas जहां पे हम इस पर्टिकुलर खर्चे को चेक कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज मैं इनकम कर रही हूँ और मेरा जो है वो आई एम एलिजिबल टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, डू नॉट टेक लोन जब तक कि एकदम मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे एंड द सिचुएशन इज रियली डिमांडिंग कि मुझे किसी तरह का कर्जा लेना पड़े. सिर्फ कर्जा लेने के लिए कर्जा मत लीजिए, नॉट इवन फ्रॉम द बैंक. बैंक जो है वो बहुत ज्यादा बोल रही है कि आप ये लीजिए, वो लीजिए, हम आपको ये चीज का लोन देंगे, वो चीज का लोन देंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, यू हैव टू डिसाइड कि आप वो लोन लेंगे या नहीं. क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं, दैट्स अ लायबिलिटी. ओके, और उस लायबिलिटी, वो लोन अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट कि जो 20,000 की चीज है अगर मैंने वो लोन पे खरीदी है तो उसके अगेंस्ट मुझे शायद डबल क्या उससे भी ज्यादा बैंक को लौटाना पड़े. ओके,
So we need to understand that where we have to take the loan and where we have to check it. Now, क्या हम शॉपिंग कर रहे हैं? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर देखिए जो डिस्काउंट है या कभी कभी हमको कूपन्स मिलता है तो उसका यूज कीजिए. ओके, 2-3 चीजें देखने के बाद आप एक चीज को सिलेक्ट कीजिए. ये एक चीज मैंने बहुत नोटिस की है कि अगर मैं ये बिग बाजार वगैरह में जाऊं तो वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि सामने चीजें रखी रहती हैं, तो अगर जरूरी नहीं भी है, सपोज कीजिए कि मेरे घर में 2 लीटर तेल की जरूरत है. ओके, लेकिन मैंने देखा कि एक ऑफर है कि अगर आप 10 लीटर तेल खरीदेंगे तो उसके साथ 1 लीटर का तेल जो है फ्री फ्री फ्री. तो उससे क्या हुआ, मेरा वो जो माइंड है ना, ये जो हम लोग का ह्यूमन माइंड है ना, ये डिस्काउंट फ्री इसमें ना बहुत जल्दी चला जाता है. ओके, तो मैंने क्या किया, 2 लीटर की जगह मैंने 10 लीटर तेल खरीदा. क्यों खरीदा? वो फ्री, वो 1 लीटर के लिए. ओके, तो हमें वो चीज चेक करनी है क्योंकि मुझे जरूरत है 2 लीटर. तो इसके लिए क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है और वो लिस्ट के बाहर हमें एक भी सामान नहीं खरीदना है. ओके, so this is how we can check the expenses and this is how we can make the budget successful. Next is understanding your income. अपने इनकम को आप समझिए, मैं कितना पैसा कमा रही हूँ. यू नो व्हाट, बहुत से लोग जानते हैं कि इनकम क्या है, लेकिन वो इनकम कहाँ जा रहा है उसका उन्हें हिसाब नहीं रहता. ओके, तो और इनकम भी क्या करते हैं ना कि वो नेट इनकम नहीं पकड़ते हैं, वो ग्रॉस इनकम पकड़ के चलते हैं. वो ये नहीं देखते हैं कि उनका कहाँ कहाँ जो है टैक्स डिडक्ट हो रहा है, कहाँ उनका जो है प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है. ओके, जब आपको सैलरी मिलती है तो उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डिडक्ट करती है. तो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर नेट इनकम, जो आपके हाथ में आ रहा है वो इनकम कितना है, और उसके बेसिस पर आपको जो है अपना स्पेंडिंग, अपना एक्सपेंसेस को रखना है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तो 1 महीने का आप खुद के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसका एक हिसाब रखिए. ओके, तो महीने के एंड में आप देखिए कि आपका इनकम कितना हुआ और आपका खर्चा कितना हुआ. अगर आपका इनकम खर्चे से ज्यादा है तो डेफिनेटली जब आप खर्चे को इनकम से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका वो पॉजिटिव फिगर आएगा, यानी आपके हाथ में कुछ सेविंग्स हुआ. और अगर आपका ये नेगेटिव में आ गया, यानी आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, ओके, तो तब हमें क्या करना है, तब हमको रोक लगानी है. ओके, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है. Now once you understand your expenses and income, then you can firmly understand कि मेरे लाइफ में पैसा आ कहां से रहा है और जा किधर रहा है, और क्या मुझे कुछ एडिशनल स्टेप्स लेने हैं टू मैनेज माय मनी और टू बेस्ट मैनेज माय मनी. अगर आपको एडिशनल कुछ स्टेप्स लेने हैं तो डेफिनेटली गर्ल्स यू हैव टू टेक द स्टेप्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंसोलिडेट योर डेट्स. अगर आपने कर्जा लिया है, छोटे छोटे अगर आपने कर्जे बहुत सारे लिए हैं तो उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए. ओके, बैंक अभी क्रेडिट कार्ड बहुत ऑफर करती है. आप भी जब आप लोग जॉब करने लगेंगे, आपका अकाउंट होगा. आई थिंक आप लोगों में से बहुत से लोगों का अकाउंट है, कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने शायद आपके लिए ओपन करके दिया है. तो बैंक ऑफर करती है कि मैडम हम आपको एक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं. ओके, तो मेरे अकाउंट में अगर 5,000 भी है ना तो क्रेडिट कार्ड में आपको लाखों खर्चा करने का एक बैंक जो है सुविधा देती है. बट गर्ल्स डू नॉट टेक द क्रेडिट कार्ड एट दिस स्टेज. अगेन ह्यूमन माइंड क्या करती है, आपको ना इंस्टिगेट करेगी, आप खर्चा करो खर्चा करो. पॉकेट में क्रेडिट कार्ड है, अरे बैंक में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं, बाद में दे देंगे ना.
but do not make it a habit. Trust me, I have seen many people क्रेडिट कार्ड में खरीद के उसके बाद उसका बिल पे करने में बेचारों का एकदम सर का पसीना पांव तक आ गया. ओके, सो डू नॉट यूज क्रेडिट कार्ड एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ. जब आप एक बिगिनर्स हैं, अभी के लिए डू नॉट यूज द क्रेडिट कार्ड. ओके, सो बेसिकली जब हम कोई कर्जा लेते हैं, कभी कभी किसी के पास सिंगल नहीं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. ओके, उससे क्या होता है ना, खर्चा भी ज्यादा हो जाता है. आप अपना बजटिंग को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. देखिए, हम जितना चाहे हम अपने वांट को बढ़ा सकते हैं. वो ठंडा चिल्ड पानी, वो फिर हो जाएगा शरबत, वो फिर हो जाएगा किसी रेस्टोरेंट का शरबत, वो फिर हो जाएगा आपका फ्रूट जूस. तो कोई लिमिट नहीं है. लेकिन हमें सिर्फ प्यास लगी थी, रिमेम्बर, सिर्फ प्यास लगी थी हमें, तो पानी ही हमारे लिए जरूरी था. फ्रूट जूस शायद उस समय जरूरी नहीं था, लेकिन दिल मांगे मोर. ओके, तो ये दिल जो है ना, वो बहुत कुछ मोर मांगता है, लेकिन आपको दिमाग से काम लेना है, दिल से हमेशा काम नहीं लेना. स्पेशली जब ये जो है आपका एक पैसा है. ओके, जो पैसे के बारे में जब हम सोचते हैं, तो यू हैव टू टेक डिसीजंस and you have to apply your brains. Okay. The next is your slash or remove unnecessary expenses. यहाँ पर देखिए expenses को काट के छांट दिया. ओके, तो अभी जो है हम इसको कैसे काट छांट करेंगे? जब हम बैठकर लिखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया और कितना मैंने फालतू एक्सपेंस किया, then you will see that yes, जो जो चीजें हमें स्ट्राइक आउट करनी है वो हमें स्ट्राइक आउट करनी है. एल्स क्या होगा, हम डेफिनेटली ओवर एक्सपेंसेस की तरफ चले जाएंगे और हमारा जो है बजटिंग जो है वो फेल हो जाएगा. ओके, नाउ क्रिएट एन इमरजेंसी फंड. ये जो इमरजेंसी फंड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इस इमरजेंसी फंड को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे और कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, और ये इमरजेंसी फंड होता क्या है? बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सनल फाइनेंस प्लान. इमरजेंसी फंड जो है ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो इमरजेंसी फंड है ये रह जाता है. जैसे मानिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, हम हर साल प्रीमियम देते हैं. ओके, तो हर साल वो प्रीमियम, कभी कभी हमको लगता है कि अरे इतना सारा पैसा सिर्फ प्रीमियम में चला गया, मैंने तो यूटिलाइज ही नहीं किया. लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मुझे हेल्थ इश्यूज हुआ और अगर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो एक दिन में शायद बहुत सारा खर्चा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मैंने इमरजेंसी फंड रखा है ये मेरा काम आएगा. वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है दैट विल टेक केयर ऑफ माय बिल्स. तो वहां पर फिर मुझे अपने सेविंग्स अकाउंट में या इधर उधर दोस्तों से या रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो हम जो है टेंशन फ्री रहेंगे उस टाइम. या मानिए कभी कभी हम जॉब छोड़ देते हैं या जॉब नहीं रहती, तो अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है तो एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना हम आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं. हम दाल चावल खाते रह सकते हैं. ओके, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में हम सब ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया. फाइन, ओनली चावल या दाल, चावल के साथ दाल या चावल के साथ सब्जी या रोटी और सब्जी, बस दैट्स इट. ओके, मैंने तो रोटी और दही भी खाई है. ओके, सो बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये जो सिचुएशन है ये कब तक रहेगी, वी डोंट नो. वहां पर हमारे इनकम पर इफेक्ट हो रहा है. सो देन व्हाट इज द वे आउट? वी हैव टू क्रंच द एक्सपेंसेस. ओके, लेकिन अगर हमने इस तरह से क्रंच किया और हमने एक इमरजेंसी फंड बनाया, तो अगर मेरा जॉब भी नहीं रहा तो एटलीस्ट मेरे हाथ में 2 महीने का एक कुशन टाइम रहेगा जब मैं एक नया जॉब ढूंढ सकूं विदाउट अफेक्टिंग माय प्रेजेंट एक्सपेंस. मेरा जो मिनिमम नीड है
वो मेरा फुलफिल हो जाएगा विद दिस इमरजेंसी फंड। ओके, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अराइज हो जाता है। जैसे अभी जो अम्फान आया था वेस्ट बंगाल में, उसमें मेरे ही घर के आसपास काफी लोगों की टंकी उड़ के चली गई। मेरे बगल में एक रहते हैं, तो उनकी जो टंकी थी वो भरी हुई थी, टंकी उड़ी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ उनकी टंकी के ऊपर गिर गया। और वो टंकी जो है, पानी का टंकी जो है, वो एकदम दो भागों में, दो हिस्सों में बढ़ गया, टूट गया एकदम। ओके, तो अभी उनको फिर से जो है पानी की टंकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि पानी के बिना तो हम नहीं रह सकते। ओके, तो ये भी एक इमरजेंसी एक्सपेंस है, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि एक इस तरह का तूफान आएगा जिससे इतना बड़ा नुकसान होगा। ओके, अभी मेरे ही घर में पेड़ लगे हुए हैं, तो एक पेड़ इस तरह से टेढ़ा हो गया कि उसका जो रूट्स है उसने फेंसिंग को एकदम धक्का दे दिया, तो वहां पर वो फेंसिंग डैमेज हुई, तो मुझे वो पेड़ कटवाना पड़ा। तो पेड़ कटवाने के लिए भी लोग बुलाने पड़े, क्योंकि मोटा पेड़ था। ये भी एक एक्सपेंस है। ओके, सो इमरजेंसी एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए आपको जो है पैसा रखना है। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट इश्यूज एंड सेफ्टी। क्या होता है, हमने बहुत देखा है अभी आपके डेबिट कार्ड से बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं कि एक फोन आता है और आपसे आपका पिन नंबर पूछा जाता है, एंड जैसे ही आपने वो पिन नंबर दिया, आपके अकाउंट से जो है पूरा पैसा बाहर चला गया। तो इसका अगर हमारे पास नॉलेज ना हो तो क्या होगा, हमारे अकाउंट से पैसा चोरी हो जाएगा। ओके, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल। ओके, वी ऑल नो कि अगर आपका एक सेविंग्स अकाउंट है तो बैंक के अलावा हम किसी को भी ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम किसी के साथ इसको शेयर नहीं करेंगे। और बैंक भी कभी आपको फोन करके नहीं पूछेगा कि आपका जो है वो 4 डिजिट का एटीएम का पिन क्या है, बैंक कभी नहीं पूछती है। तो ये सारी चीजों का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो गर्ल्स, आप खुद तो अवेयर हैं, लेकिन अपने घर के लोगों को भी अवेयर कीजिए। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है कि हमारे ही एक परिचित हैं, उनके मतलब भैया, मतलब उनकी काफी एज है। ओके, तो उनके पास बैंक से एक फोन आया कि आप अपने डेबिट कार्ड का जो है वो फोटो भेजिए, क्योंकि आपको हम एक चिप डेबिट कार्ड इशू करेंगे। तो हम बैंक से बात कर रहे हैं, और उनकी काफी एज हो गई है, वो हमेशा अपने लड़के को जो है वो सजेशन लेते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि नहीं करूं। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने लड़के को बताया ही नहीं, उनको लगा बैंक से ही फोन है और चिप डेबिट कार्ड देने वाले हैं, कुछ नाम भी उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने डेबिट कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों जो है वो दे दिया फोटो, और विद इन 2 मिनट्स उनके अकाउंट से 50,000 रुपीज, जो उन्होंने बहुत मतलब बेचारे ने सेव करके रखा था, वो पूरा जो है वो निकल गया। ओके, सो दिस इज योर थेफ्ट इश्यूज। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आपका अकाउंट कोई और यूज कर रहा है। ओके, सो अगर आप अवेयर हैं तो ये कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। ओके, तो सेफ्टी आपके हाथों में है, तो यू हैव टू बी अवेयर, और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कीजिए। नेक्स्ट इज सेव फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए आपको सेव करना है। क्यों? वाई? दिस इज बिकॉज रिटायरमेंट इज समथिंग व्हेन वी स्टॉप अर्निंग। मैं रोज ऑफिस नहीं जा पाऊंगी बिकॉज ऑफ माई एज, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि आप एक सर्टेन एज तक काम कीजिए, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। ना जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें पीएफ मिलता है, हमें ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी, अगर आप 5 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे मिनिमम,
तो एक अमाउंट आपको वो ऑर्गेनाइजेशन देती है, क्योंकि आपने उनको अपने 5 साल की, मिनिमम 5 साल आपको काम करना ही है। पीएफ के लिए क्या है, पीएफ आपका पहले मंथ से ही कटना शुरू हो जाता है और पीएफ अकाउंट आपका ओपन होगा और इस पीएफ अकाउंट में अगर इवन इफ यू आर चेंजिंग द जॉब, अगर आप जॉब भी चेंज कर रहे हैं तो भी आप उस सेम पीएफ अकाउंट रखकर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस 12% आपके सैलरी से काट के आपको सैलरी देती है, पीएफ का पैसा। ओके, 12% आपका पीएफ कटता है ना। ये जो 12% है ये आपके उस पीएफ अकाउंट में जाता है, तो अच्छा ही है, एक सेविंग्स होता है हमारा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कंट्रीब्यूट भी करती हैं, यानी 12% आपके पीएफ से, मतलब आपके सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, 12% यानी उतना ही अमाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको दे रही है। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपको भी बेनिफिट होता है और आपका पैसा जमा होता है। और ये सारी चीजें क्या है, इनको हम रिटायरमेंट के बाद यूज कर सकते हैं, इस फंड को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पीएफ और ग्रेच्युटी काफी नहीं है, हमें लाइफ में और भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ताकि बुढ़ापे में हम चैन की नींद सो सकें। अंडरस्टैंड वन थिंग गर्ल्स, हमारा जो लाइफस्टाइल बन जाता है हम उससे नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। हमें जिन चीजों की आदत पड़ जाती है हम उनको छोड़ के नहीं रह सकते। जैसे अभी हमारे पास मोबाइल फोन है, कैन यू थिंक लाइफ विदाउट मोबाइल? आप सोच सकती हैं क्या? नहीं ना, मैं भी नहीं सोच सकती। ओके, सो आदत हम खुद लगाते हैं, लेकिन अभी जो है कुछ चीजें नेसेसिटी बन गई हैं, जैसे मोबाइल टुडे इन टुडेज लाइफ इट इज अ नेसेसिटी। तो ये जो चीजें हैं, रिटायरमेंट के बाद जब हमारा इनकम बंद हो जाएगा तो क्या हम मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बिल देना पड़ेगा इसलिए? और अगर मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया तो क्या मैं नया खरीद ही नहीं सकती? नो गर्ल्स, वी विल एंजॉय द लाइफ। तो वो कैसे करेंगे? अभी से हम थोड़ा थोड़ा अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करेंगे। कैसे? एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए कि आप 21 साल के हैं, ओके, और अभी तक आपने कुछ भी सेविंग्स नहीं की, तो अभी से धीरे धीरे आप सेविंग्स करना शुरू कीजिए। सपोज कीजिए आप एक ऐसी नौकरी में लगते हैं जहां पे आपकी सैलरी है से 20,000, तो साल में आप कितना कमा रहे हैं? 2,40,000, चलिए 2 लाख पकड़ लिया, तो यू आर अर्निंग 2 lakhs पर ईयर, दैट इज योर नेट इनकम। हाँ, आप उसमें से 10 से 15%, चलिए छोड़िए 15% में नहीं, 10% आप उसमें से सेव कीजिए रिटायरमेंट के लिए। ओके, तो आप मानिए 67 के जब होंगे तब आप रिटायर करेंगे, 67 और 68, तो मानिए 67 की एज में आपने रिटायर किया, अभी आपकी उम्र है 21 साल। तो जब आप रिटायर करेंगे, सिर्फ आपका ये जो जमा हो रहा है, ये जो 10% जमा हो रहा है, ये अमाउंट हो जाएगा 9,20,000 रुपए। बहुत कम है क्या? सिर्फ आपने 10% अपने इनकम का रखा। अभी आप 20,000 कमा रहे हैं, बाद में जाके आप और ज्यादा कमाएंगे, उसका फिर 10% रखिए। ये मिनिमम अमाउंट यू कैन सेव एट द एज ऑफ 67 इज 9,20,000। ये सिर्फ आपका सेविंग्स है। अभी इसके ऊपर बैंक में अगर रखना है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। अगर आप कोई एसआईपी वगैरह जैसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है जिसमें इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है, तो उसमें आपको और ज्यादा रिटर्न मिलेगा। So now you can understand the importance of savings, and this is how we have to plan. ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसी के बेसिस पे आप लोगों को आगे चल के जब आप कमाना शुरू करेंगे, यू हैव टू कीप समथिंग फॉर योर रिटायरमेंट। बुढ़ापे के लिए अभी से सोचिए, बिकॉज money matters a lot. Okay, fine. Now let's move to the next category. Okay, so here हमने अभी तक सेविंग्स की बात की है, सेविंग्स एंड दिस एंड दैट,
तो लेट्स सी कि क्या क्या सेविंग्स कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो नॉर्मल है, बैंक हमको देती है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में 3.5% या 3%, अभी कोविड की वजह से और थोड़ा सा कम हो गया, बट आप अपना पैसा बैंक में रखें। अच्छा, हम अपना पैसा बैंक में क्यों रखें? घर पे भी तो हम जमा कर सकते हैं। यस, बैंक में इसीलिए रखेंगे क्योंकि बैंक हमको इंटरेस्ट देती है, और उस वो जो पैसा है मेरा वो भी सिक्योर्ड रहता है। क्योंकि हमारा जो है घर से पैसा चोरी हो सकता है लेकिन बैंक से नहीं होगा। और बैंक से भी अगर चोरी होता है, बैंक में भी डकैती होती है, चोरी होती है, लेकिन आपका पैसा एकदम सुरक्षित रहता है क्योंकि बैंक का भी इंश्योरेंस है। ओके, so you have to be rest assured that your money in the bank is safe unless and until you give your ATM pin to somebody else जो आपका पैसा निकाल सके। अदरवाइज आपका पैसा अगर आप खुद किसी को नहीं देंगे तो बैंक से वो नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये आपका 10 साल का प्लान रहता है, जैसे एफडी, मानिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट आपको 2% या 3% मिल रहा है, वहीं पर एफडी में आपको 7%, 6%, अभी देखना पड़ेगा कितना है, वैसे 7.58% तक आपको एफडी में मिल जाएगा। लेकिन आपको उतना पैसा जो है एकदम फिक्स रखना पड़ता है, मानिए 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। पोस्ट ऑफिस में जैसे किसान विकास पत्र हुआ करते थे, तो ये सब क्या है, ये सब आप डिपॉजिट स्कीम्स हैं। ओके, तो इन डिपॉजिट स्कीम्स पर भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत सेफ है और मेरा पैसा जो है वो एकदम सुरक्षित रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स गर्ल्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ओके, यहाँ पे रिस्क रहता है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क रहता है, और यहाँ का जो इंटरेस्ट है वो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट और एफडी से भी ज्यादा मिलता है। लेकिन एज आई सेड, रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स आर नॉट गुड, क्योंकि आपको पैसा दिखेगा नहीं। अगर आप 10 साल 15 साल के लिए रखते हैं तब जाकर आपको दिखेगा कि हाँ मेरा पैसा इतना ग्रो कर गया। ओके, so these are some of the methods or ways to save your money: savings account, certificates of deposits, and mutual funds. Okay, now we need to understand the interest. हम सबने बचपन में पढ़ा है कि दो तरह के इंटरेस्ट है। एक है आपका ब्याज जिसको हम बोलते हैं, एक है आपका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मानिए साल में हम आपको 10% देंगे, तो मेरा अगर 10,000 रुपए है, ओके, तो उसका 10% हमको हर साल मिलेगा। फाइन, so that is your simple interest. Okay, now what is your compound interest? 10,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे 10%। फाइन, पहले साल आपका 10% हुआ, दूसरे साल जब ये 10% कैलकुलेट होगा तो पहले साल जो 10% का अमाउंट था वो आपके 10,000 में ऐड होकर तब जाके वो कैलकुलेट होगा। ओके, सो यहाँ पर इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मानिए हमने लिया 10,000 रुपए, तो इसका 10% कितना हुआ, 1,000 रुपए। ठीक है, तो पहले साल मैंने कितना कमाया, 10,000 में 1,000 रुपए कमाया। दूसरे साल जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें भी मैंने दूसरे साल 10,000 में 1,000 रुपए ही कमाया। ओके, लेकिन कंपाउंड में क्या हुआ, पहले साल मैंने 10,000 में 1,000 रुपए कमाया, दूसरे साल क्या हुआ, मेरा जो 10% है वो 10,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो कितने पे होगा, 10,000 प्लस 1,000, तो 10,000 प्लस 1,000, तो कितना हो गया मेरा, 10,000 प्लस 1,000, यस 11,000।
तो 11,000 पे फिर मेरा 10% होगा, तो कितना होगा? 11,000 पे 10%, तो मेरा 1000 होगा कि उससे ज्यादा होगा? 1100 रुपए होगा। ओके, सो दिस इज हाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। ओके, तो यहां तक आई थिंक सबका क्लियर है। हमारा फाइनेंशियल जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज क्लियर कि किस तरह से हमको अपने फाइनेंसेस का प्लानिंग करना है, एंड दिस इज एग्जैक्टली योर फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये एक बंदा है जिसको पैसा बढ़ाना है। तो क्या है कि 1,00,000 रुपए उसके पास है। ओके, तो 1,00,000 में 8% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखिए, जब नॉन कंपाउंड होता है तो 15 साल के बाद उसके पास इकट्ठे होते हैं 2,20,000 रुपए। ये 8% हर साल के हिसाब से 1,00,000 के ऊपर उसका लग रहा है। ओके, लेकिन जब ये कंपाउंड होता है तो उतने ही साल, 15 साल में ही देखिए कितना अधिक वो जमा कर पा रहा है, 3,17,216 रुपए। और पहले कितना था? 2,20,000। तो नियरली 1,00,000 रुपए उसने ज्यादा कमाया। कैसे कमाया? उसका प्रिंसिपल अमाउंट वही था, 1,00,000 रुपए, लेकिन उसने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा। तो हमको भी अपना पैसा जब हम रखेंगे तो उसको इस तरह से रखना है कि वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में रहे। और बैंक के पास बहुत सारे स्कीम होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं। ओके, अनदर थिंग गर्ल्स कि कभी भी आसपास कोई बोले कि आप किसमें लगाइए, कोई चिट फंड में लगाइए या इस तरह का कोई एक स्कीम आया है, unless and until it's a bank, it comes under RBI, Reserve Bank of India. ओके, आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आंखें बंद करके अपना पैसा मत रखिए जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज हाई। यस, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, हमको लालच आता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं चिट फंड कंपनीज के, जहां पे बहुत से लोगों का बहुत पैसा चला गया है। ओके, मतलब लाइफ की कमाई पूरी चली गई है। तो हम इन सब इंसिडेंट से सीख लेंगे और हम ऐसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो आरबीआई के अंडर में नहीं आ रहा है या जो सेफ नहीं है। ओके, तो अच्छे से बेस्ट होगा कि अभी जब आप इनिशियल स्टेज पे हैं, बहुत ज्यादा जांच परख के, और बैंक्स आर सेफ, पोस्ट ऑफिस सेफ है बिकॉज दे कम्स अंडर आरबीआई। ओके, फाइन। Now we'll watch this particular video. Let's see. I don't know why sound is not coming. Some problem with the sound. I don't know why the sound is not coming. Just a moment, girl. Okay, let me share the story with you. यहाँ पर एक ब्राह्मण था जो बहुत ही गरीब था। ओके, और वो कविताएं लिखता था। तो वो बहुत गरीब था, उसको खाने के लाले पड़ गए, तो वो एक दिन राजा के पास गया। तो राजा के पास जाकर उसने अपनी कविताएं सुनाई, तो राजा बहुत खुश हो गया और उसने ब्राह्मण को बोला कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मैं बहुत खुश हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला कि आप एक चेस बोर्ड लेकर आइए। चेस, ओके, तो चेस बोर्ड लेकर आइए और पहले खाने में आप एक चावल रखिए, दूसरे खाने में उसका डबल यानी 2, फिर उसके बाद उसका डबल यानी 4, उसके बाद उसका डबल यानी 8,
तो इस तरह से आप जो है उसको मल्टीप्लाई करते रहिए, फाइन। तो राजा ने बोला ठीक है, लेकिन यू नो मल्टीप्लाई करते 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 आधे तक पहुंचते पहुंचते राजा का सारा अनाज खत्म हो चुका था। ओके, दिस इज द एसेंस ऑफ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके खजाने में जितना भी अनाज था वो पूरा जो है वो खत्म हो चुका था, और लास्ट खाने तक आते आते राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, बिकॉज could not suffice the need of that particular or the cries of that particular poet. Okay, so this is basically the essence of your compound interest. This is exactly what happens in compound interest. Okay, so this is a very, very nice story, and I hope now you understand the essence of compound interest. Okay, so let's see the next slide and let's move for this particular example. तो यहाँ पे दो है, करीना और करिश्मा, ये कपूर सिस्टर्स नहीं है, ऐसे ही दो हमारी और आपकी तरह दो लड़कियां हैं। अर्ली इन्वेस्टमेंट 6,000 एट द एज ऑफ 20 करीना ने किया। उसके बाद करिश्मा का एज है 35। करिश्मा ने अपना शुरू किया इन्वेस्टमेंट 35 की एज में। तो करीना देखिए, क्योंकि उसने 20 की एज में शुरू किया था, तो आफ्टर जो रिटायरमेंट के बाद उसके पास एक्यूमुलेट हुआ 28.37 लाख, 28 लाख। करिश्मा ने 35 की एज में शुरू किया था और उसके पास एक्यूमुलेट हुआ 21 लाख, nearly 21 lakhs. Okay, so here we can see that early एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से हमको ही फायदा मिलेगा, ओके, और किसी को नहीं। नाउ कमिंग टू योर नीड्स एंड वांट्स, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं नीड क्या है, वांट क्या है। नीड इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। ओके, तन ढकने के लिए कपड़ा, सर के ऊपर छत, और खाने के लिए रोटी। That is my need. So whenever you are doing your budget, you have to understand what is your need and what is your want. So want को need के साथ आपको distinguish करना है, difference करना है। जैसे देखिए need में क्या आ गया, air, sleep, clothing, shelter, safety, water, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। ओके, और वांट में क्या है, अच्छे कपड़े, घूमने जाना, ओके, एक स्कूटी, फाइन, या जिम में हमने मेंबरशिप ले ली, एंटरटेनमेंट, मूवी हॉल में जाके मूवी देखना, दोज आर द वांट्स। घूमने जाना, दैट इज अ वांट। ओके, हम इनके बिना भी जी सकते हैं। तो आपको अपने बजटिंग के टाइम पे यही देखना है कि कितना आप नीड फुलफिल कर रहे हैं और कितना आप वांट को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर हम मैं नहीं बोल रही कि आप अपनी इच्छाओं को मत कीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरी मत कीजिए, डेफिनेटली, लेकिन उसको हमको जो है कंट्रोल में रखना है। कैसे? आपका 100% अगर हम आपका इनकम लेते हैं तो 50% आपको नीड में खर्चा करना है, 30% आपको अपने वांट्स पे खर्चा करना है, जो आपका मन कर रहा है उस पे करना है, और 20% आपको अपना सेविंग्स पे करना है। ओके, इसमें अगर कोई कर्जा है तो वो 20% से ही आपको जो है डेप्ट देना है, या ये जो 30% वांट है इसको थोड़ा सा और कम करना है। यहाँ से आप वो कर्जे का अमाउंट निकाल सकते हैं, जो लोन का अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं। ओके, तो डिफरेंसेस यही है नीड्स और वांट्स में, कि नीड्स बहुत जरूरी है और वांट्स जो है उतने जरूरी नहीं है। नीड्स सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वांट सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। ये हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो लाइफ को थोड़ा सा और हैपनिंग बनाती है। ओके, तो अपने मीन्स में रहिए, ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज मत कीजिए, डेबिट कार्ड को ध्यान से खर्चा कीजिए, और
कहीं भी आप कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा कीजिए. So with this particular thing, we will end today's session. I hope you have learned something regarding your finances. Stay safe and have a great day. Bye-bye.